Hello friends, in our previous video we have already discussed the basic concepts of accounting. Now we are getting ahead with the advantage and disadvantage of accounting. See, लाइफ में हमें कुछ भी करना होता है तो हमें उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज जानना बहुत जरूरी है। सपोज मेरा एक फ्रेंड है जिसे यूपीएससी की तैयारी करनी है, प्रिपरेशन करनी है और वो चाहता है कि आईएएस बनना, लेकिन उस टाइम पे उसको सबसे मेन चीज रहेगा कि वो जान ले कि उसके एक एडवांटेज तो होगा ही, बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, यू विल बी आईएएस। बट डिसएडवांटेज क्या होगा कि सपोज ऐसा नहीं हुआ बाय द चांस, तो कुछ डिसएडवांटेज भी लेके आएगा। उसी तरीके से अकाउंटिंग के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं उसके कुछ एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज है कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। सी फ्रेंड्स, मैनेजमेंट जब एक वर्ड आता है ना तो ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखें तो कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। सो बिजनेस की एफिशिएंट रनिंग के लिए मैनेजमेंट का प्रॉपर अकाउंटिंग बैलेंस शीट को जानना और प्रॉपर अकाउंटिंग मेथड्स को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उनको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देता है जिससे वो फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं बिजनेस के एफिशिएंट वर्किंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा हेल्पफुल इन प्लानिंग। वैसे ही अब प्लानिंग है तो प्लानिंग भी बहुत ब्रॉड टर्म होता है। सपोज अगर किसी भी मैनेजमेंट को अपनी कंपनी में सेल्स की एक्सपेंस को या सेल्स की प्रोडक्शन की एक्सपेंस को, सेल्स की इंक्रीज और डिक्रीज जानने के लिए और सेल्स में कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, इन सब चीजों को जानने के लिए उनको प्लानिंग करनी पड़ती है। सपोज अगर मुझे कोई कहता है कि मैं आपको 10 रुपए देता हूं और उस 10 रुपए में आप सारे काम कर लेना, तो मेरे पास एक लिमिटेशन हो जाएगी, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग प्लान करके चलना पड़ेगा कि मेरे को इस 10 रुपए में सारी चीजें करनी है। विद दिस 10 रुपीज आई हैव टू डू एवरीथिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि एविडेंस इन लीगल मैटर। अब ये क्या होता है, इसके बारे में एक टर्म और एक डेफिनेशन कही जाती है कि अ प्रॉपरली मेड अकाउंट सपोर्टेड बाय ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट आर एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज अ फर्म्स लीगल एविडेंस। क्यों? इसलिए क्योंकि जब आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर होगी, आपके पास हर एक चीज का प्रॉपर डॉक्यूमेंट होगा, आपके पास कैश मेमो है, आपके पास सारी चीजों की प्रॉपर एक बिलिंग है, तो आप किसी भी चीज में लीगल मैटर में कभी फंस नहीं सकते हो। इसीलिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है लीगल एविडेंस के तौर पे। नेक्स्ट है हमारा इज अनेबल्स कंपैरेटिव स्टडीज। अब कंपैरेटिव स्टडीज क्या होता है? सपोज मेरे फादर मुझे कहते हैं कि अब नेक्स्ट ईयर आपके मार्क्स इस ईयर से ज्यादा आने चाहिए। सपोज मेरे इस साल मार्क्स आए हैं 60%, अब वो चाह रहे हैं मुझसे कि मैं नेक्स्ट ईयर अब 60% लेके आऊं। अब उन्हें ये बात अगले साल कैसे पता चलेगी? जब उनके पास इस साल का भी रिपोर्ट कार्ड होगा। उसी तरीके से बिजनेस में भी होता है। अगर हमारे पास इस साल की बैलेंस शीट प्रॉपर है, हमारे पास प्रॉपर एसेट और लायबिलिटीज का रिकॉर्ड है, तो हम नेक्स्ट ईयर उसकी कंपैरेटिव स्टडीज कर सकते हैं। इसीलिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडीज में। नेक्स्ट है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। ये हम सब जानते हैं कि जब हमारे पास हर चीज का प्रॉपर एक हिसाब होगा, ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस कर के हमने एक प्रॉपर चीज बनाई होगी, तो हमें पता होगा, हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट सब कुछ बना रखा है, तो हमें पता चलेगा कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सी, बिजनेस को अपनी फाइनेंशियल पोजीशन जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, और ये बिजनेस में सिर्फ बिजनेसमैन के ओनर को ही नहीं, इसमें इन्वेस्टर का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहता है। क्यों इंटरेस्ट रहता है? इसलिए इंटरेस्ट रहता है कि उन्होंने भी अपने पैसे कंपनी में लगा रखे हैं, इसीलिए उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी कहां पर है और किस पोजीशन पे है अभी। नेक्स्ट है हमारा कि हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग। सी, मैनेजमेंट को हर चीज का प्रॉपर कंट्रोल करना पड़ता है। उन्हें ये चीज समझनी पड़ती है कि कहीं कोई डिपार्टमेंट ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं खर्च कर रहा है, इसीलिए उन्हें ये चीज भी जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा, शायद ये फाइनल है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट। सी, अगर हम फर्म में पार्टनर्स हैं तो हम दोनों को ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि कितना प्रॉफिट हुआ है, और इससे एक चीज और होती है कि हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं क्रिएट होंगी और बिजनेस के सभी प्रॉफिट और सभी एक्टिविटीज की हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन होगी। आई होप आप सबको ये सब समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसी जोश के साथ और हम जानेंगे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हेलो पीपल,
in our previous video, we have already discussed the advantages of accounting. Now I am getting ahead with the disadvantage of accounting. So first is influenced by personal judgment. What is this personal judgment is? See, as we already know, accounting is not a proper art and not a proper science. It is a mixture of both art and science. तो कई बार अकाउंटेंट को कुछ चीजों की वैल्यू को नापने के लिए या वैल्यू को देखने के लिए उसमें प्रिडिक्शंस करने पड़ते हैं. जैसे कि अगर उसे किसी भी चीज की टोटल लाइफ वैल्यू जाननी है या उस लाइफ वैल्यू को एस्टिमेट करना है, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में ये होगा कि उसे कुछ प्रिडिक्शन करने पड़ेंगे. वैसे ही अगर उसे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक करना है या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, इसके लिए भी उसे एक प्रिडिक्शन करना पड़ेगा. यही होता है. अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन. अब ये कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस होते क्या हैं? देखो, कॉन्सेप्ट की बात करें तो जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो बड़ा ही गोइंग कंसर्न पे चलता है. अब ये गोइंग कंसर्न क्या है सर? अब गोइंग कंसर्न ये है सर कि जो पहले से चलते हुए आ रहा है, बिजनेस का एक अकाउंटिंग ईयर होता है, तो बैलेंस शीट उसी तरीके से मेंटेन होती रहती है. अब इसी सिचुएशन में कॉन्सेप्ट ये बताता है हमें कि ये इसका लिमिटेशन है कि जो पिछली वैल्यू लिखी गई थी हम उसी को आगे लेके चलते हैं. वी गेट अहेड विद दिस ओनली. सो नेक्स्ट इज की कन्वेंशंस क्या होंगे सर? अब कन्वेंशन ये होंगे सर कि जो हमारी प्रॉफिट होता है उसे हम इग्नोर करते हैं कहीं ना कहीं, ऐसा बुक कहती है. और हम क्या करते हैं, जो हमारा लॉस होता है उसे तो प्रिडिक्ट कर जाते हैं, लेकिन जो हमारा प्रॉफिट होता है कभी कभी इग्नोर कर जाते हैं. इस वजह से एक्यूरेट हमें हमारा स्टॉक या हमारा एक्यूरेट बैलेंस शीट नहीं बनती है. तो ये सारी लिमिटेशंस हैं और ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं. अगली चीज है कि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन. अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्या होती है? देखो दोस्तों, पहले ही से हम ये चीज बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बिजनेस में ये जो होता है ना, ये गोइंग कंसर्न वाली चीज, ये बहुत ज्यादा ही थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट कर देती है. क्योंकि मान लो पिछले साल हमने किसी चीज की मार्केट वैल्यू देखी थी कि वो 40 लाख की थी या 40 लाख की थी. अब मान लो इस ईयर उसकी पूरी चेंज हो गई वैल्यू. अब हम तो भाई गोइंग कंसर्न फॉलो करते आ रहे हैं, तो हम तो वही लिखेंगे ना जो पिछले साल हमने लिख रखा था. इसलिए अब अगला क्या है? अगला है हमारा ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन. देखो, इंफॉर्मेशन की बात करें तो दो तरीके की इंफॉर्मेशन होती है. एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव. अब क्वांटिटेटिव में होता है कि मान लो मेरे को 5 रुपए का सामान मिला और मैं कहता हूं ये 5 रुपए का, ये 10 रुपए का, तो मैं इसकी क्वांटिटी को नाप सकता हूं. अब अगली चीज क्या है? अब क्वालिटेटिव क्या है? अब क्वालिटेटिव ये चीज होती है सर कि जो एक क्वालिटेटिव है ना, अब मान लो किसी मैनेजमेंट है, किसी कंपनी में एक मैनेजमेंट टीम है. अब चेंज इन मैनेजमेंट टीम होता है या प्रोडक्शन में किसी भी चीज की कमी आती है, तो इस सिचुएशन में सर ये होगा कि जो चीजें हैं वो हम लिखेंगे तो नहीं. अब मान लो आज मैंने किसी एम्प्लॉय को अपने उसमें से निकाल दिया फॉर्म में, सो मैंने उसका हिसाब कर दिया. अब मैंने क्वांटिटेटिव तो लिखा, मेरी बात को एक बार और सुनिएगा कि मैंने क्वांटिटेटिव तो लिख लिया कि मैंने उसका हिसाब कर दिया कि इसको 20,000 बकाया था, मैंने सारा पैसा दे दिया, लेकिन बचा क्या? क्वालिटेटिव. मैंने कहीं लिखा कि मैंने आज इसको निकाल दिया. बस सर यही है और इसी को लेके चलिएगा. अगला क्या है? अगला है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट. अब बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है? देखो, पहले से ही हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है हम ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेते हैं अकाउंटिंग में. क्या होता है अकाउंटिंग में? अब अकाउंटिंग में जो पिछला कॉस्ट है, जो भी हमारा पिछले कॉस्ट थे, बाई द चांस जो हमने पिछला कॉस्ट लिया था वो 50 लाख था, अब हम उसी को लेके हमारी बैलेंस शीट में चल रहे हैं. मान लो इस साल कुछ चेंजेस आए तो वो हम नहीं लिखते हैं. अगला है सर कि अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग. अब ये अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग क्या होता है सर? मैं बताता हूं सर विंडो क्या होता है. विंडो ड्रेसिंग, अब विंडो ड्रेसिंग ये होता है कि मान लो मैं किसी को मैनिपुलेट करता हूं कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है, मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है और मैंने अभी 50,000 की परचेजिंग कर ली है, तो अब मेरे अकाउंट में कितने बचे सर? 1.5 लाख बचे. लेकिन मैंने बोला कि नहीं 2 ही लाख तो थे, अभी तो खाता बंद हुआ है, अभी 2 लाख थे मेरे में, लेकिन आज जाके मैं खरीद लेता हूं 50,000 का सामान. इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि ये जो एक्यूरेट होती है ना हमारी चीजें, ये नहीं बता पाता है. कैसे नहीं बता पाता है सर? ऐसे नहीं बता पाता है सर कि जब ये लिखता है ना, जब ये मान लो जैसे क्लोजिंग स्टॉक है हमारा,
हमारा जो बैलेंस शीट है वो क्लोज हो गया है, ठीक है। उसी टाइम से थोड़े दिन पहले हमने कुछ परचेज किया और उस परचेज की हमने एंट्री नहीं कर ली। अब मान लो उस परचेज के वजह से जो भी स्टॉक होगा वो ओवर वैल्यूड हो गया या कुछ भी चेंजेस आए, तो हमने वो तो दिखाया ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग करेंगे किसके लिए सर? ये विंडो ड्रेसिंग उनके लिए करेंगे कि मान लो कोई इन्वेस्टर है, हमारे क्रेडिटर है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बाहरी इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है, ओनर से ज्यादा सर उनको इंटरेस्ट होता है, तो यहीं पर खत्म हो गया। अब ये सारी चीजें आप देख लेना। वैसे लिमिटेशन जानना बहुत जरूरी था, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई काम करने जा रहा है तो उसकी लिमिटेशन और प्रोज और कॉन्स जो भी है जान लेना अच्छा रहता है, ठीक है। यहीं पर हम खत्म करते हैं और अगली में इसी जोश के साथ मिलेंगे, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि सर होता क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो पीपल, in our previous video we have discussed the disadvantages of accounting. So here we have to discuss what is bookkeeping and what is accounting. See people, इससे जानने से पहले बेस्ट चीज है कि थोड़ा सा पीछे जाते हैं। हम अपने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आएंगे तो वहां मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, जिस चीज का नाम था कि किसने अकाउंटिंग की डिस्कवरी करी थी। तो उनका नाम था सर लूका पचोली। 1494 में इन्होंने सारा कॉन्सेप्ट्स बताए थे। तो सर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसने बताई थी? सर इन्हीं ने बताई थी। चलो, सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज बुक कीपिंग एंड व्हाट इज अकाउंटिंग। देखो, टर्म को मैं दोनों को एक साथ इसलिए ला रहा हूं क्योंकि अगर एक साथ पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसा कि हमारी शायद बुक्स भी कहती हैं कि ये दोनों वर्ड और ये दोनों चीजों की जो करने के तरीके होते हैं थोड़े बहुत मैच करते हैं, सिनोनिम्स कह सकते हैं। इसीलिए इस चीज को एक साथ लेके चलते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में जानते हैं एक साथ। तो इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। हम सब किराने की दुकान पे जाते हैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान लेने। अब उस किराने की दुकान पे हमने देखा है जो किराने वाले भैया होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने एक टाटा सॉल्ट ले लिया, ठीक है, एक टाटा सॉल्ट लिया, ठीक है, एक टाटा सॉल्ट लिया जिसकी कीमत थी 21 रुपीज, ठीक है। एक सेकेंड, इसकी जो प्राइस था वो 21 रुपीज था। अब मैंने इसको लिख दिया सर, ठीक है, सिंपली मैंने सर इसको लिख दिया। अब हुआ क्या, इसको मैं लिखा, फिर अगला व्यक्ति आया, उस अगला जो नेक्स्ट पर्सन था उस नेक्स्ट पर्सन ने क्या किया कि सर कुरकुरे दे दो। अब उसने कहा अच्छा कुरकुरे दे दो, तो ठीक है चलो ये जो कुरकुरे हैं इसकी भी कुछ अमाउंटिंग लिख देते हैं, चलो ये 5 रुपए का हो गया या 10 रुपए का होगा, ये भी लिख दिया। सर यही काम है, इसी को लेके चलिए, यही काम होता है बुक कीपिंग का। अब अकाउंटिंग का क्या काम है? अब जब ये ऐसे ही जो रफली बना लेगा उस चीज को सही तरीके से प्रॉपरली, मुझे मत देखिए, आप बोर्ड पे देखिए कि इसको प्रॉपरली एक जगह पर डेबिट क्रेडिट बनाकर अच्छे से सर पर्टिकुलर बनाकर अच्छे से डेट वेट लिख के जो बनाएगा उसे ही हम अकाउंटेंट बोलते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग होती है सर। तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग हमारी बुक की लैंग्वेज में सर। देखिए सर, बुक कीपर का जो काम होता है वो सिंपली होता है कि जितने भी फाइनेंशियल नेचर के, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन है उन सभी ट्रांजैक्शन को एक रिकॉर्ड करना। और ये जो हमारे अकाउंटेंट होते हैं इनका क्या काम है सर? इनका काम ये है कि जितने भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुए हैं उन सारे ट्रांजैक्शन को समराइज करना, ये है सर इनका काम। अब ये तो हो गई प्राइमरी बातें कि क्या चीज है। अब प्राइमरी वर्ड निकल गया मेरे मुंह से, तो चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्राइमरी वर्ड कहता क्या है? अब डिस्कस कौन लाएगा? प्राइमरी वर्ड कहता क्या है? प्राइमरी वर्ड कहता ये है सर कि जो स्टेजेस होते हैं ना, जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जो प्राइमरी स्टेज होगा, जैसे अगर मान लो आज मैं हूं और मैं किसी दुकान पे काम करता हूं, ठीक है, उस दुकान पे रोज जितने भी सामान की जितने भी लोग आते हैं खरीदने, मैं सब लिखता हूं, जितनी अमाउंटिंग है जितनी चीजें, सारी चीजें लिखता हूं। मैंने लिख दिया सर। अब दूसरे दिन मैंने क्या हुआ, उन्होंने बोला कि एक अच्छी सी सर बैलेंस शीट बना के दिखाओ। अब भाई मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूं, तो मैं कहां से लेके आऊंगा सर बैलेंस शीट? अब बैलेंस शीट सर मैं यहां से लेके आऊंगा कि मैं एक अकाउंटेंट को बुलाऊंगा जिसे प्रॉपर नॉलेज है कि कैसे बैलेंस शीट बनेगी, कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनेगा और कैसे बाकी चीजें बनेगी। इन सब चीजों के लिए हमारा अकाउंटेंट होता है। इसीलिए हम बुक कीपिंग को हमेशा से ध्यान से सुनिएगा, बुक कीपिंग को हमेशा एक प्राइमरी स्टेज बोलते हैं।
प्राइमरी स्टेज मतलब क्या सर? अब प्राइमरी स्टेज मतलब ये सर कि जो शुरुआती दौर होता है हमारा, जहां से हम चीज का बेस मानते हैं, उसे ही प्राइमरी बोलते हैं। जैसे स्कूल में हम जाते हैं सर, तो वहां पर प्राइमरी सेक्शन होता है, ये केजी, जो केजी वेजी होती है, ये सब प्राइमरी सेक्शन होता है सर, वही बात है। ठीक है, अब सर अच्छा ऐसा हो गया, तो ये बताइए कि नॉलेज कैसी लगती होगी? सर नॉलेज कैसी लगती होगी मैं बताता हूं, थोड़ा डिफरेंस करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। नॉलेज क्या होगी सर? अब जो बुक कीपर है उसकी तो बड़ी लिमिटेड नॉलेज होगी, एक ये भी पॉइंट है, आप ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। जो बुक कीपर है उसका तो बड़ा लिमिटेड नॉलेज है, क्योंकि वो बस लिखना ही तो है सर। लिखने को तो मैं अपने भाई को भी दे दूं, मैं किसी को भी दे दूं, छोटे भाई को, वो भी लिख देगा, यही चीज है सर। और अकाउंटिंग क्या है? अब सर मैं अपने भाई से बोलूं बैलेंस शीट बना के दिखाओ, तो बैलेंस शीट नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? क्योंकि उसे नॉलेज नहीं है। इसीलिए जो बुक कीपर होता है उसके बारे में कहा जाता है कि वेरी लिमिटेड नॉलेज होती है उसकी, और इसीलिए उसे जूनियर स्टाफ कहा जाता है। और सर जो ये अकाउंटेंट होता है इसको सीनियर स्टाफ बोला जाता है। इसीलिए इनको हाई लेवल नॉलेज चाहिए होती है, और ये जो हमारे बुक कीपर होते हैं सर, इनको क्या चाहिए होती है? लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। ये सारी चीजें आपने बता दी, लेकिन मेन चीज तो आपने बताई नहीं कि करते क्या है ये दोनों। अब सर करते ये दोनों एक चीज है, जो बुक कीपर होता है वो सारे फाइनेंशियल जितने भी रेगुलर रूटीन वाले जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन सबको रिकॉर्ड करता है। और जो हमारे ये अकाउंटेंट होते हैं, या जो हमारे जो कंपनी फाइनेंशियल टीम होती है, वो क्या करती है सर? वो उन्हीं जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं सर, उन सारे ट्रांजेक्शन को समराइज करके और उसको इनकम और एक्सपेंडिचर के तौर पे प्रॉपर बताते हैं कि सर इतना इनकम है, इतना एक्सपेंडिचर है, इतनी बैलेंस शीट, और ऐसे ऐसे चीजें हैं। तो यही था सर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में। थोड़े से डाउट मुझे नहीं लगता है होने भी चाहिए, लेकिन अगर कभी हो भी तो बस इतना जान लीजिए कि बुक कीपर वो है जो शुरुआत करता है, क्योंकि शुरुआत अकाउंटिंग की कैसे होगी? अब सर रोज तो नहीं आएगा, अब सर सीए रोज नहीं आएगा ना, इसीलिए जो बुक कीपर होगा वो क्या करेगा? वो डेली ट्रांजेक्शन्स लिखेगा, डेली। ठीक है, डेली अपने ट्रांजेक्शन्स लिखता है, जो भी डेली के चीज होते हैं। प्राइमरी स्टेज सर मैंने आपको बता दिया, इसका प्राइमरी स्टेज होता है। दूसरी बात क्या बोल रही कि लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है, लिमिटेड नॉलेज चाहिए होती है इनको। अगली बात हमने क्या जानी? अगली बात हमने ये जानी कि जो ये होते हैं, इन कौन से होते हैं? ये बड़े ही जूनियर होते हैं, इसीलिए इन्हें जूनियर स्टाफ कहा जाता है। कौन है ये बुक कीपर है। और अकाउंटिंग के बारे में भी सर कुछ बता दीजिए, जो लिखे सर अकाउंटिंग के बारे में ये लिख लीजिए कि जो ये अकाउंटेंट होते हैं इनका क्या होता है? एनालिटिकल वर्क होता है, इनका एनालिटिकल वर्क होता है। अगली चीज ये है इनके बारे में कि ये सीनियर स्टाफ होते हैं, सीनियर स्टाफ होंगे। अगली चीज इनके बारे में ये भी बोल सकते हैं कि इनका जो नॉलेज होता है वो हाई लेवल ऑफ नॉलेज होता है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो यहीं पर हम इस क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इसी जोश के साथ कुछ नए नए टॉपिक्स लेके। यहीं पर मेरा ये कोर्स कंप्लीट होता है, जो बेसिक्स थे। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे इसी जोश के साथ और जानेंगे कि क्या होते हैं अगले टर्म्स, क्या होती है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, कैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है, कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।